नमस्कार साथियों। 6 दिसंबर 2026 को आपकी आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। ऐसे में आपको बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आपकी रणनीति क्या हो इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की। हमने पिछली क्लास में जो स्ट्रेटेजी से संबंधित थी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की कंबाइंड वे में तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए उस पर विस्तार से चर्चा की थी। तो आप हमारी स्ट्रेटेजी की पिछली क्लास को भी देख सकते हैं। आज का हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो 6 दिसंबर 2026 को होने वाली आपकी प्रारंभिक परीक्षा पर रहेगा कि आपको अब किस प्रकार से अपनी तैयारी को लेकर के चलना है। आप में से बहुत से छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने काफी तैयारी कर ली होगी। छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी तैयारी उस स्तर की अभी तक नहीं हो पाई है। कुछ छात्र ऐसे भी हो सकते हैं जो अब तैयारी की गति में आएंगे, तैयारी को अब सही तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो हम एक कॉमन स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी की मदद करेगी। क्यों क्यों सभी की मदद हो जाएगी इस स्ट्रेटेजी से? क्योंकि हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि मूलभूत रूप से आपको क्या करना चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो फंडामेंटली उसको क्या करने की जरूरत होती है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप हेडिंग देखेंगे तो सीधे तौर पर बताया कहा गया है कि परीक्षा से पहले ये करना क्यों है जरूरी। वैसे तो आपने बहुत सी क्लासेस देखी होंगी कि परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से की जाए, उसमें इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाई जाए। लेकिन जब आप इस प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करने की आवश्यकता है, तो बहुत सी क्लासेस में इसको रोमांटिसाइज भी किया जाता है सब्जेक्ट को। वस्तुतः आपको परीक्षा से पहले केवल एक चीज करने की आवश्यकता होती है और वो चीज है स्टडी। यानी आपको पढ़ाई करने की ही आवश्यकता है। केवल यही चीज है जो आपको सिलेक्शन की तरफ ले जा सकती है और कोई भी चीज नहीं है। लेकिन परीक्षा से पहले बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने कॉन्फिडेंस, उनका जो आत्मविश्वास है वो कम हो जाता है। अगर आप इस चीज को जानना चाहें कि कॉन्फिडेंस बहुत से स्टूडेंट का कम क्यों हो जाता है, तो उसकी भी बुनियाद में दो चीजें छिपी रहती हैं। उसकी बुनियाद में क्या है? एक तो परीक्षा के प्रति कम समझ होना, और दूसरा परीक्षा की कम तैयारी होना। वस्तुतः अगर कम समझ होगी परीक्षा की, तो वो कम तैयारी को स्वाभाविक रूप से उसी में उसका परिणाम आएगा, उसी में उसकी परिणति होगी। कम समझ का कारण क्या होता है? परीक्षा के कम समझ का कारण यह है कि हमने सिलेबस ठीक से नहीं पढ़ा और हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, पीवाईक्यूज हैं, उनको ठीक से नहीं देखा। क्योंकि लगातार अगर हम अपने सिलेबस को चेक करते हैं, देखते हैं और उससे संबंधित पीवाईक्यूज को देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो परीक्षा की समझ है वो लगातार विस्तारित होती रहती है, गहन होती रहती है और परीक्षा की तैयारी के प्रति हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और ये समझ ही बेहतर तैयारी की एक पृष्ठभूमि निर्मित करती है। तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए, इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है, अब भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी में कॉन्फिडेंस रखना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप लगातार सिलेबस और पीवाईक्यूज देखते रहें और साथ ही जो बुनियादी चीजें हैं तैयारी में उनका ध्यान रखें। और अगर आप ये काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस रहेगा, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो तैयारी में और ज्यादा गति आएगी, आपकी पढ़ाई में और ज्यादा गहनता बढ़ती चली जाएगी और आप अपनी न केवल प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करेंगे बल्कि मुख्य परीक्षा भी आप क्वालिफाई करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपको तैयारी में करनी चाहिए वो आपको सिलेबस देखना है, और सिलेबस को बार बार देखना है आपको, ताकि प्रत्येक टॉपिक से आप अवगत रहें। कई बार आप क्या करते हैं कि आप किताब उठा लेते हैं या न्यूज़पेपर उठा लेते हैं और किसी भी टॉपिक को रैंडमली पढ़ना शुरू कर देते हैं, यादृच्छिक रूप से आप पढ़ते हैं। जबकि ऐसा हो सकता है कि उस जिस चीज को आप पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का आपके सिलेबस से कोई संबंध ही ना हो। तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपना समय जाया कर रहे हैं। वैसे तो कोई भी पढ़ाई आपकी किसी न किसी मुद्दे के बारे में समझ को बढ़ाती ही है, लेकिन अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप बार बार सिलेबस पढ़ें, क्योंकि सिलेबस को बार बार पढ़ने से आपकी तैयारी में एक सटीकता का तत्व पुट शामिल हो जाता है। और साथ ही लगातार आप पीवाईक्यूज भी देखते रहें। पीवाईक्यूज क्या करेगा? जैसे ही आप लगातार प्रश्नों को देखते हैं तो आपका जो पढ़ना है, जो आप किताब पढ़ रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के पढ़ रहे हैं या कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई में गहनता आपकी बढ़ जाती है। क्योंकि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि वहां से किस तरह के प्रश्न बने हैं और भविष्य में किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं।
इसलिए पीवाईक्यूज पढ़ना बहुत जरूरी है सिलेबस के साथ साथ। ये दो बुनियादी चीज हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। और तीसरा, अगर आपको ये पता हो कि ट्रेंड एनालिसिस क्या रहा है, तो एक तैयारी को सही दिशा देने में आपको मदद मिलती है। ट्रेंड एनालिसिस का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर है वहां पर किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम पिछले सालों के प्रश्नों को देखें, पिछले सालों के ट्रेंड को देखें कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न आया है, तो ये भी आपको एक अंदाजा लगाने में मदद करता है कि मुझे किस सेक्शन पर ज्यादा बल देना है। ठीक है, तो अगर आप ट्रेंड एनालिसिस को देखें तो उसमें हम देख सकते हैं कि यहां विश्लेषण किया गया है 2013 से लेकर के 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें किस सेक्शन से कितने प्रश्न आए हैं। ये सेक्शन कौन कौन से हैं? राजस्थान का हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। आप ये भी जानते हैं कि जो आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 150 प्रश्न, एक ही पेपर होता है और उसमें आपके 150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग के प्रश्न भी शामिल होते हैं, एक ही पेपर होता है ये आपका। तो इसके अंतर्गत आप देखिए, इसमें राजस्थान का जो सिलेबस है वो भी काफी होता है, राजस्थान से काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान के प्रश्न इस परीक्षा में एक विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करते हैं क्योंकि वो बड़ी संख्या में आपसे पूछे जाते हैं। इसलिए आपके लिए ये भी हम रणनीति में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको राजस्थान विशेष का सेक्शन तैयार करना है। अगर आप 2013 से लेकर के वर्ष 2018 के ट्रेंड को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान का जो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है उससे काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। 18 वर्ष 2023 की परीक्षा में 18 प्रश्न पूछे गए, 21 में 16, 18 में 15, वर्ष 2016 में 15 और 2013 में 16 प्रश्न पूछे गए, यानी 15 से 18 प्रश्न पूछे गए। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो वहां पर 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर 5 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ पर प्रश्नों की संख्या काफी है, 14 से 17 प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटी की बात करें तो 8 से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो 7 से 14 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर कम प्रश्न पूछे गए हैं, 3 से लेकर के 8 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से काफी प्रश्न है, लगभग 12 से 16 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो यहाँ से प्रश्नों की संख्या कई बार ज्यादा हो जाती है, कई बार थोड़ा सा कम रह जाती है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे से 5 प्रश्न भी पूछे गए हैं, 2 वर्ष ऐसे हैं जहां पर 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और पिछले 2021 और 2023 के पेपर में 13 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे हमें ये बात पता चलती है। करंट अफेयर्स से प्रश्नों की संख्या काफी रहती है, आप देखिए कि 20 से 28 प्रश्न इस पर पूछे गए हैं, यानी आप इस सेक्शन को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग के भी काफी प्रश्न हैं, 20 से 25 प्रश्न हैं। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के प्रश्न हैं 2 से 5, 2 से 6। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना आपको कि ये एक सामान्य ट्रेंड एनालिसिस हमने बता दिया। जैसे जैसे एनवायरमेंट का महत्व, लगातार एनवायरमेंट को संरक्षित रखने का महत्व पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि भविष्य में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से प्रश्नों की संख्या बढ़े। भले ही ये ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने हो, लेकिन अगर किसी सेक्शन से आपको कम प्रश्न लग रहे हैं तो हो सकता है कि उससे प्रश्नों की संख्या बढ़ जाए, और किसी सेक्शन से आपको बहुत ज्यादा प्रश्न लग रहे हैं तो हो सकता है कि आप जो परीक्षा देने जा रहे हो उसमें उस सेक्शन से प्रश्नों की संख्या कम हो जाए। तो आपकी सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए? आपकी सटीक रणनीति ये होनी चाहिए कि आपकी एक न्यूनतम स्तर की जो तैयारी है वो हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए। न्यूनतम स्तर की तैयारी हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होने चाहिए जिस पर आपकी काफी अच्छी पकड़ हो, यानी वहां से प्रश्न आए तो अधिकतम प्रश्न आपके ठीक होने की संभावना रहेगी। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपने किसी सेक्शन की तैयारी बहुत कम की है, न के बराबर की है, और वहां से प्रश्न बहुत आसान आ जाए, और जिस सेक्शन की तैयारी आपने बहुत ज्यादा की है वहां से प्रश्न बहुत कठिन आ जाए, तो इससे क्या होता है कि आप एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं। इसलिए आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी सेक्शन से आपकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है।
ऐसी स्थिति ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप सभी सेक्शन पर बराबर ध्यान दें। हम देखेंगे अब कैसे तैयारी आपको करनी है, लेकिन राजस्थान के बदलते हुए पैटर्न को भी आपको समझना पड़ेगा। अब राजस्थान की प्रारंभिक परीक्षा में केवल तथ्यात्मक प्रश्न ही नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि आप प्रश्नों की प्रकृति देखेंगे कि पहले जिस तरह के प्रश्न आईएएस परीक्षा में आपको देखने को मिलते थे, विश्लेषणात्मक प्रश्न देखने को मिलते थे, उसी तरह के प्रश्न अब राजस्थान की परीक्षा में भी पूछे जाने लगे हैं। जैसे अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों पर नजर डालें जो पिछले फरवरी 2025 में आपकी प्रारंभिक परीक्षा हुई थी, तो उसके प्रश्नों की प्रकृति देखिए आप। प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दो सूचियां दी गई हैं, एक सूची है जिलों की और दूसरी सूची है नदियों की। क्या दिया है, यहाँ जिले दे दिए हैं उदयपुर, बूंदी, भरतपुर और अलवर, और उनके सामने नदियां दे दी हैं जैसे साबी तथा रूपारेल, गंभीरी तथा पार्वती, सोम तथा जाखम और कुराल नदी, यह आपके सामने दे दी है। अब आपको ये मिलाना है कि कौन से जिले से कौन सी नदी मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने बार बार आपको क्लास में बताया है, हम अगर कोई भी करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं तो उसमें लगातार मैप लगाते हैं। मैप क्यों लगाते हैं, जो जिले का मैप है। हमने क्लास में भी आपको बार बार कहा है कि अगर आप आरएएस की परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप आरएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो एक आरएएस अधिकारी होने के नाते आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाती कि आप राजस्थान के जिलों की भौगोलिक अवस्थिति ही ना जानते हो। आपको राजस्थान के 41 जिलों की, सभी 41 जिलों की भौगोलिक स्थिति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, आपके मानसिक पटल पर वो छपी होनी चाहिए। इसलिए हर करंट अफेयर्स की क्लास में हम मैप यूज करते हैं ताकि आप उस मैप को समझें, केवल रटना नहीं है बल्कि आप उसे अपने सामने रखें मैप में और लगातार ये देखें कि जिलों की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, यानी पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। न केवल भारत के अन्य राज्यों से कौन से जिलों की सीमा लगती है, बल्कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा राजस्थान के किस अन्य जिले से लगती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ये स्थिति स्पष्ट हो जाए तो उसके बाद, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसको राजस्थान के जिलों के परिप्रेक्ष्य में पढ़िए, मैप के साथ पढ़िए। आपको यह पता लग जाएगा कि राजस्थान की किस नदी का उद्गम कहां से हो रहा है, वो कहां से होकर के बहती है और कहां पर जाकर के मिलती है। जैसे राजस्थान की नदियों को मुख्य रूप से आप 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां और आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। इसमें इन 3 हिस्सों में आप बांटते हैं। जिलों के परिप्रेक्ष्य में मैप के साथ जब आप उनका अध्ययन करेंगे तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो बुनियादी अध्ययन बहुत मजबूत है। बुनियादी अध्ययन आपका मजबूत होगा तो ये प्रश्न आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, भले ही आपको कितना भी मुश्किल लग रहा हो। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एक और प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि बिल्कुल स्पष्टता हो जाए कि किस तरह से तैयारी करनी है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये प्रश्न पॉलिटी से संबंधित है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब आप देखिए कि कितने बड़े स्टेटमेंट्स यहां पर लिखे गए हैं और आपको ये बताना है कि कौन सा गलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि यहां एक स्टेटमेंट ऐसा होगा जो राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में गलत लिखा होगा। ये केवल फैक्ट संबंधित प्रश्न नहीं है, केवल तथ्यात्मक आधार पर आप इस प्रश्न को सोल्व नहीं कर सकते, बल्कि आपने अगर बुनियादी अध्ययन आपका मजबूत है, यानी आपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ी हैं या आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़ी है, कोई स्टैंडर्ड किताब भी एक पढ़ी है, तो आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगे कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें निर्वाचक मंडल का क्या मतलब है, क्या उसमें वोट का मूल्य 1971 की जनगणना के आधार पर तय होता है। ये सारी चीजें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। एनसीईआरटी में सारी चीजें लिखी हैं, आप पढ़िए, स्टैंडर्ड बुक में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। तो तैयारी की रणनीति क्या होगी, उसमें एनसीईआरटी को, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों को और स्टैंडर्ड किताबों को क्यों शामिल करना है, उसका भी हम आपको रीजन अभी बताने वाले हैं। तो आपसे न केवल तथ्यों की अपेक्षा की जा रही है, बल्कि आपसे एक समझ की भी अपेक्षा की जा रही है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित आपकी समझ हो। इसलिए अगर आप ये प्रश्न देखेंगे, आप इस प्रश्न की प्रकृति देखिए, यहां से अपेक्षा की जा रही है कि जिलों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानिए। जिलों की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जब जान लेंगे तो आपको यह भी पता होगा कि कहां से कौन सी नदी बह रही है, कहां कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना है, कौन सी नदी किस अन्य नदी से कहां मिल रही है।
राजस्थान के कौन से जिले में जल संकट है, पेयजल संकट है, और वो पेयजल संकट है तो क्यों है, कौन सी नदी में हमें जल की कम प्राप्ति हो रही है, कहां पर बांध बनाने से कहां पेयजल की और सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। ये सब चीजें तो इन्हीं चीजों से तो जानेंगे। अगर यही बुनियादी चीजें नहीं पता होंगी तो किस तरह का नीति निर्माण कोई आरएएस बन करके कर लेगा। ये बुनियादी अध्ययन इसलिए मजबूत करना बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए। इसी चीज की अपेक्षा आपको इन प्रश्नों के माध्यम से आपसे की जा रही है। अब तैयारी की सटीक रणनीति क्या हो उस पर बात कर लेते हैं। हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया है तैयारी की सटीक रणनीति के बारे में। देखिए, आपको कुछ चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसमें से पहली चीज आती है, जैसा अभी हमने बताया था, सिलेबस। सिलेबस का बड़ा महत्व है। और दूसरे नंबर पर पीवाईक्यूज। इन सिलेबस और पीवाईक्यूज से ही आपकी तैयारी में सटीकता का तत्व शामिल होगा, गहनता का तत्व शामिल होगा। क्यों शामिल होगा? क्योंकि इससे आपकी पीवाईक्यूज देखने से और सिलेबस देखने से एग्जाम के प्रति समझ बढ़ेगी। आपको अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप किसी न्यूज़पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी चीज पर आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए इसका आपको पता होगा और आपकी तैयारी में वही चीज गहनता लेकर के आएगी। तो सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा होना चाहिए कि आपका बुनियादी अध्ययन बहुत मजबूत होना चाहिए, आपकी बेसिक स्टडी मजबूत होनी चाहिए। बेसिक स्टडी को मजबूत करने के दो माध्यम है। दो माध्यम में से क्या है? एक तो आप जो राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, और दूसरा है आपकी एनसीईआरटी की किताबें। अपने सिलेबस के हिसाब से आपको ये सारी किताबों पर विशेष रूप से फोकस करना है। जब सिलेबस देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सी एनसीईआरटी की और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब को पढ़ना है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है, ये आपकी राजस्थान विशेष की तैयारी को करवाने में विशेष मदद करेगी। राजस्थान विशेष की तैयारी आपकी अधिकांशतः यहाँ से हो जाएगी, अधिकांशतः यहाँ से होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इस प्रकार से आपका बुनियादी अध्ययन मजबूत हो जाएगा। बुनियादी अध्ययन मजबूत करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो आपकी समझ बढ़ाता है। किसी भी विषय को लेकर के अगर आपको फंडामेंटल चीजें ही नहीं पता है तो आप स्टैंडर्ड बुक के माध्यम से तैयारी कैसे कर लेंगे। इसके बाद हर विषय पर जो भी आपके सिलेबस में शामिल है, हर विषय पर आप क्या कर सकते हैं, एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ सकते हैं। कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप पढ़ सकते हैं, स्टैंडर्ड किताब पढ़ सकते हैं। एक विषय पर एक से ज्यादा नहीं पढ़ो, उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। क्यों आवश्यकता नहीं है अभी हम बताएंगे। और पांचवी चीज क्या है? पांचवी विषय कि आपको राज्य विशेष का अध्ययन करना है, और राज्य विशेष का अध्ययन करने के दौरान आपको एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब पढ़नी है, इसको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या है? दूसरा आपको राजस्थान का जो न्यूज़पेपर आता है, मैं आपको दो न्यूज़पेपर सजेस्ट कर सकता हूं जो आपकी विशेष रूप से मदद करेंगे। एक तो राजस्थान पत्रिका आप इसमें शामिल कर सकते हैं, या आप दैनिक भास्कर को शामिल कर सकते हैं, या आप कोई अन्य जो आपको पसंद हो उसको भी शामिल कर सकते हैं। आपको कौन सी खबर पढ़नी है और किस खबर पर बल देना है, यह भी इसी बात से तय होगा कि आपने सिलेबस को और पीवाईक्यूज को कितना पढ़ा है। क्योंकि ऐसी बहुत सी खबरें आएंगी यहाँ पर जिससे आपका एग्जाम का डायरेक्ट संबंध नहीं है। अप्रत्यक्ष संबंध तो किसी भी खबर का हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष संबंध हो तभी, क्योंकि न्यूज़पेपर को पढ़ने में ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 घंटे लगा देने हैं, उतना समय आपके पास नहीं होगा। आपको तेजी से जो आपके एग्जाम के हिसाब से, एग्जाम के लिहाज से खबरें इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी। इससे क्या होगा, जब आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो इससे एक तो करंट अफेयर्स जो हमारा अगला टॉपिक होगा कि करंट अफेयर्स की किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो एक तो आपका करंट अफेयर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है वो न्यूज़पेपर ही बनाता है। तो करंट अफेयर्स जब आप राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य विशेष का पढ़ेंगे तो उसमें न्यूज़पेपर बहुत मदद करेगा आपकी। और जब आपने विषय संबंधित किताबें भी पढ़ी हैं और बुनियादी अध्ययन भी मजबूत हुआ है, और आप इन विषयों से जोड़ करके किसी भी पॉलिटी का विषय आपने पढ़ा, कोई भी पॉलिटी का विषय पढ़ा, कोई संविधान का अनुच्छेद पढ़ा, आर्टिकल 21 आपने पढ़ लिया और आर्टिकल 21 पर सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में कोई डिसीजन आ गया,
तो उसके परिप्रेक्ष्य में आर्टिकल जो 21 आपने पढ़ा है किताब में और फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया, तो आर्टिकल 21 के बारे में किस प्रकार से आपने पढ़ा है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन उससे किस प्रकार से अलाइन होता है, यही चीज आपकी समझ बढ़ा देगी, परीक्षा के प्रति भी समझ बढ़ा देगी, टॉपिक के प्रति भी समझ बढ़ा देगी, और ये चीज आपको विश्लेषणात्मक क्षमता की तरफ ले जाएगी। पिछली क्लास में हमने देखा था कि काफी स्टूडेंट ने कहा कि विश्लेषणात्मक क्षमता किस प्रकार से बढ़ाएं। विश्लेषणात्मक क्षमता इसी प्रकार से बढ़ती है कि जब आपका बुनियादी अध्ययन, प्रारंभिक अध्ययन बहुत मजबूत हो, आप बुनियादी अध्ययन पर अपनी पकड़ रखते हो, किसी विषय पर आपने ठीक ठाक स्टैंडर्ड एक किताब पढ़ी हो, और फिर करंट में अगर कोई घटना उससे संबंधित होती है और आप उसे जोड़ करके अलाइन करके समझने में सक्षम हो जाते हैं। अलाइन करके समझने में कब सक्षम होंगे? जब आपने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीजन को पढ़ा होगा और फिर आपने आर्टिकल 21 भी पढ़ा होगा एनसीईआरटी की किताब से, तो आप देखेंगे कि उनमें एक अंतर संबंध है। भले ही संविधान की रचना हो गई, संविधान लागू हो गया 1950 में, लेकिन जो आज भी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से व्याख्यायित होते हैं, तो इससे आर्टिकल 21 की समझ बढ़ेगी, वो समझ आपको विश्लेषणात्मक समझ के रूप में परिणत हो जाएगी। इस प्रकार से आपको अपनी विश्लेषणात्मक एनालिटिकल पावर बढ़ानी है। तो राज्य विशेष की तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है कि आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें पढ़ेंगे और कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, हाल फिलहाल की घटनाएं पढ़ेंगे। इस हाल फिलहाल की घटनाएं को आप अपने बुनियादी अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करेंगे। विश्लेषणात्मक समझ बढ़ाने का एक फायदा यह भी होता है कि जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन केवल फैक्ट से ही संबंधित नहीं है, बल्कि अगर आप किसी मुद्दे के प्रति बेहतर समझ रखते हैं तो इन फैक्ट्स को लंबे समय तक याद रखना और एग्जाम के दौरान इनको रिकॉल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो विश्लेषणात्मक समझ इस प्रकार से भी मदद करेगी, और क्वेश्चन भी केवल फैक्ट से संबंधित नहीं है, वो भी आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता को चेक कर रहे हैं, तो इससे भी फायदा होगा। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मैगजीन भी पढ़ सकते हैं, और मैगजीन के अंतर्गत जो दृष्टि संस्थान की मैगजीन है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इन सब के बाद क्या होता है? इन सब के बाद आता है इन सारी चीजों का रिवीजन, और रिवीजन के साथ साथ आपकी होनी चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपको प्रैक्टिस किस प्रकार। प्रैक्टिस के लिए आप मॉक टेस्ट का इस्तेमाल करिए, दृष्टि संस्थान इसकी सुविधा आपको देता है। और अगर इन सारी चीजों की तैयारी, इन सारी चीजों को जो अभी आपने बताया है आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त करना है, तो वो चीज कौन उपलब्ध कराएगा? दृष्टि संस्थान। दृष्टि संस्थान वो चीज किस प्रकार से उपलब्ध करा रहा है? अगर आप देखेंगे जाकर के, तो दृष्टि संस्थान अपने आरएएस फाउंडेशन बैच हिंदी और इंग्लिश और आरएएस प्रीलिम्स में आपकी संपूर्ण तैयारी करवाने में सक्षम है। आरएएस फाउंडेशन बैच में प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी संपूर्ण हो जाएगी आपकी, और आरएएस का जो प्रीलिम्स बैच है उसमें आपकी प्रीलिम्स को फोकस करते हुए तैयारी करवाई जाएगी। ये हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों में उपलब्ध है। जो भी अभी हमने आपको रणनीति में चीजें डिस्कस की है, वे सारी चीजें आपको एक स्थान पर उपलब्ध हो जाएंगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीजें, सारी मटेरियल आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो इससे बेहतर आपके लिए क्या हो सकता है? और वर्तमान में इन कोर्सेज से जुड़ना आपके लिए विशेष रूप से खास हो सकता है, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस के विशेष अवसर पर दृष्टि संस्थान आपके लिए खास उपहार लेकर के आया है फ्रीडम सेल के रूप में। फ्रीडम सेल के रूप में आपको देखेंगे कि आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 11 अगस्त से 16 अगस्त तक 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। न केवल आरएएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर यह डिस्काउंट है, बल्कि पीसीएस के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर है, चाहे यूपीपीसीएस हो, बीपीएससी हो, एससीएससी हो, एमपीपीएससी हो, तमाम कोर्सेज पर आपको 50% तक का डिस्काउंट है फ्रीडम सेल के रूप में 11 अगस्त से 16 अगस्त तक। तो आपके लिए सबसे बेहतर मौका है कि वर्तमान में अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं
तो आप किसी भी कोर्स से, अपने हिसाब से कोर्स से आप जुड़ सकते हैं। चाहे तो आप जुड़ जाइए फाउंडेशन बैच से। फाउंडेशन बैच से जुड़ना आपके लिए तब उपयोगी रहेगा जब आप प्रीलिम्स और मेंस की इकट्ठी तैयारी कर रहे हो। और अगर आप केवल प्रीलिम्स पर ही फोकस करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स का भी बैच है, उससे जुड़ जाइए। तो जो भी रणनीति अभी आपको बताई गई है, ये सारी चीजें आपको, ये रणनीति जो बताई गई है, ये सारी हमारे प्रीलिम्स के कोर्स में और फाउंडेशन बैच में आपको उपलब्ध हो जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार से कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और 11 अगस्त से 16 अगस्त तक इन कोर्सेज से जुड़ना आपके लिए विशेष रूप से लाभदायक होगा, क्योंकि 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो आप तैयारी कीजिए और इस तैयारी में हम आपके साथ हैं। जो रणनीति बताई है उस पर पूरी जोश के साथ आप लगे रहिए। निश्चित रूप से आपकी प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होगी, और जब प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई होगी तो मेंस की तैयारी करवाने के लिए भी हम लोग है ही। सब हमारे जो बैचेस चल रहे हैं उसमें आपके मेंस की तैयारी का भी ख्याल रखा जाएगा। आप क्वालिफाई करें, अच्छी रैंक हासिल करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।